मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। रोहित भाई, अभिषेक कुमार, नायक निकू, विशाल राज, रुमाना जी, शुभम जी, मेरे बच्चे नमस्कार। आइए हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम पे। देखिए यार, जीरो जो होता है वो अपने आप में एक सेपरेट इंटीजर होता है। वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। पहला सवाल है 11वां क्वेश्चन, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन रूट एन। कहता है एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन क्या होगा? क्या हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होगा? ये ऑलवेज वर्ड जब भी आएगा खतरनाक हो जाएगा, तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि मान लीजिए मैं एन की वैल्यू 5 रख दूं तो 5 नेचुरल नंबर है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कह रहा हमेशा रेशनल नंबर होगा, ये बात भी गलत है। क्योंकि अगर मैंने 5 रख दिया तो वो रेशनल बन जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहता हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा, ये भी जरूरी नहीं। क्योंकि अगर मैं इनकी वैल्यू 4 रख दूं तो ये तो 2 आ जाएगा, तो इट इज नॉट रेशनल, नॉट इरेशनल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कह रहा है हमेशा ही या तो एक नेचुरल नंबर होगा या इरेशनल नंबर, ये बात ठीक है। यानी या तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो इरेशनल, बन गया तो रेशनल। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। हाँ, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कहता है हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ये बात सही है मेरे बच्चे, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या तभी होगी जब उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। और जहां क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और जहां पी और क्यू मेरे बच्चे दोनों के दोनों पूर्णांक हो। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इंटीजर हो, ये बात तो सेट है। तो मेरे बच्चे कहानी यहां कुल मिला के ये है कि जब इंटीजर ही है कोई, तो उसे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं वो तो रेशनल है। अगली लाइन था कि क्या हर रेशनल नंबर रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। बताया था रियल नंबर दादा है, फिर उसके दो बेटे हुए, एक रेशनल एक इरेशनल, है ना? तो रियल नंबर तो हमेशा ही बड़ा होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। यानी मेरे बच्चे यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और होल नंबर जो होते हैं ना मेरे बच्चे, वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो मुझे ये बताना, उसने कहा कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर की लिस्ट में है। पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो मेरे बच्चे जीरो जो है वो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी केवल फर्स्ट स्टेटमेंट। यानी ऑप्शन ए मेरा यहां राइट है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसे समझने का तरीका यह है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे रेशनल, इरेशनल, फिर इंटीजर, डेसिमल, ये सब होता है। दूसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बात गलत है। जैसे 2/7 है,
ये रियल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ये बात भी ठीक है, क्योंकि रियल नंबर सबका बाप होता है। और एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी ठीक है कि भाई रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, ये सब रियल नंबर के ही हिस्से हैं। तो मेरे बच्चे केवल यही गलत था, फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट है, तो कहीं देख लो ऑप्शन बी, ऑप्शन मेरा राइट आंसर। कह रहा है इफ एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, कहता है यदि एक्स एक धनात्मक सम पूर्णांक है तो एक्स का मान मेरे बच्चे हम 2 रख लेते हैं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। एंड वाई इज नेगेटिव ओड इंटीजर, और वाई कोई भी नेगेटिव ओड इंटीजर है, लेट से 3 रख लेते हैं। तो कहता है कि यार एक्स इंटू वाई, ये एक्स इंटू वाई नहीं होगा भाई, एक्स रेज टू पावर वाई होगा। क्वेश्चन गलत है, ये एक्स रेज टू पावर वाई होगा, पर चलो अब एक्स इंटू वाई है तो ऐसे ही रख लेते हैं। तो एक्स इंटू वाई तो मतलब किसी भी इवन को ओड से गुना करोगे तो रिजल्ट हमेशा ही इवन आएगा, यानी सम पूर्णांक होगा। और अगर सम पूर्णांक है तो कोई भी इवन इंटीजर रेशनल नंबर भी कहलाता है, ये बात भी सही है। तो इसलिए इस सवाल में ही एक मिस्टेक है, यहां मेरे बच्चे एक्स रेज टू पावर वाई होगा। देखिए ये बात तो आप समझ गए ना कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6 होगा। भाई उसने कहा कि x जो है वो इवन इंटीजर है, y जो है वो नेगेटिव ओड, अच्छा अच्छा सॉरी सर मैंने गलत पढ़ लिया, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज नेगेटिव ओड इंटीजर। सवाल में गलती, गलती क्या है, ये x इंटू वाई नहीं है बल्कि x रेज टू पावर y है, x रेज टू पावर y है मेरे बच्चे। सवाल गलत है, x इंटू वाई नहीं, x रेज टू पावर y है। अब उसने कहा कि x जो है वो तो इवन इंटीजर और पॉजिटिव है, लेकिन जो y है वो नेगेटिव है और ओड इंटीजर है। तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3। अब आप ये बात तो जानते हैं कि माइनस को प्लस बनाने के लिए बटे लिखा जाता है, तो 1/2 की पावर 3, और ये बन गया 1/8, और 1/8 क्या हो गया मेरे बच्चे, ना तो इवन बना ना ओड बना, बल्कि ये बन गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बन गया। तो सवाल में करेक्शन करना, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत प्यारा है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, इसके बाद जो सवाल है वो शायद सी सेट का सवाल है, ऐसा ही है भाई। हाँ इसके बाद वाला क्वेश्चन सी सेट का है। इसके बाद देखिए सवाल बहुत बढ़िया समझना, जो सवाल सी सेट का होगा उस पर बकायदा लिखा होगा। सवाल में ये कह रहा है 5 लगातार पूर्णांकों के सभी अनुक्रमों को इस प्रकार एकत्रित करें कि उनका गुणनफल इनमें से एक पूर्णांक के बराबर हो। मान लीजिए कि x ऐसे सभी संभावित अनुक्रमों का एक संग्रह है। मान लीजिए p सबसे छोटा पूर्णांक है और q इन अनुक्रमों में आने वाला सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो आपको बताना है ऐसे कितने हाउ मेनी सच सीक्वेंस ऑफ 5 कंजुगेटेड इंटीजर्स आर पॉसिबल, यानी 5 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटीजर होंगे। और कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, इनका जो प्रोडक्ट आए वो हर हाल में इन्हीं में से कोई एक नंबर आए, इन्हीं में से कोई एक नंबर हो। तो आप जानते हैं ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा केवल तभी संभव है जिनमें इन पांचों में से कोई एक पूर्णांक जीरो, पांचों में कोई एक पूर्णांक जीरो। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है 5 ही पूर्णांक है, 5 लगातार पूर्णांकों के सभी अनुक्रमों को इस प्रकार एकत्रित करें कि उनका गुणनफल। अब समझने वाली बात यह है कि 5 कंजुकेटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर इसको 0 ले रहे हैं तो इसे 1 लेना होगा, इसे 2 लेना होगा, इसे 3 लेना होगा, इसे 4 लेना। बिल्कुल ठीक है जी। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 0 जो यहां मौजूद है। नेक्स्ट टाइम या -1 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं या 1 2 3, भाई 5 कंजुकेटिव है, इनका भी प्रोडक्ट करोगे 0, -2 -1 0 1 2, -3 -2 -1 0
1, -4, -3, -2, -1, 0। मेरे बच्चे इसके अलावा कोई भी पेयर बताइए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, इसके अलावा कोई भी पेयर बताइए जिन्हें गुना करें तो जो मल्टीप्लीकेशन आए वो इन्हीं में से कोई एक का हो। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना क्या कि सवाल ने सॉरी भाई माफ करना, सवाल ने खास बात ये भी कही है क्या कि वो पांचों के पांचों कंजुकेटिव भी होने चाहिए, यानी पांच लगातार भी होने चाहिए। तो ऐसे पांच नंबर देखो जो जीरो से लगातार बने, जैसे ये लगातार है, -1, 0, 1, ये लगातार है। तो मेरे बच्चे ऐसे पांच ही पेयर बनेंगे, यानी ऑप्शन डी मेरा यहां पे राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। इससे रिलेटेड सवाल आखिरी में था क्या वो? हम्म, चलिए कोई नहीं, इस पे आते हैं। कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। मतलब ऐसे कितने जोड़े हैं, एक्स और वाई दो नंबर हैं, तो ऐसे कितने जोड़े हैं कि इनके वर्गों का डिफरेंस 35 आ जाए। आप ये बात जानते हैं कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चे 35 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटिए जिनका प्रोडक्ट 35 हो, और एक बड़ा हो एक छोटा हो। तो आप कहेंगे देखो सर, एक तो टुकड़ा बना 35 और एक, 35 और एक, दूसरा 7 और 5, 7 और 5। क्या इसके अलावा कोई और जोड़े हैं? भाई हमने इन दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यानी 35 को दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर लिखें, तो आप कहेंगे सर हम 35 और एक लिख सकते हैं, 7 और 5 लिख सकते हैं। तो उसने पूछा कितने जोड़े संभव है, तो मेरे बच्चे आंसर होगा दो पेयर पॉसिबल है। अगर पूछता वो नंबर बताओ, तो फिर हम यूं कहते हैं कि देखो यार, x प्लस वाई 35 है और x माइनस वाई 1 है। सोल्व करते तो सोल्व करते y से y कट जाता तो x की वैल्यू आ जाती 18 और y की वैल्यू आ जाती 17। तो एक नंबर 18 है मेरे बच्चे, एक नंबर 17 है। एक तो ये हो गया। दूसरा 7 और 5 लेके चलते, अगर इसे 7 लिख देते यहां 5 लिख लेते, तो एक नंबर आ जाता 6 और एक नंबर आ जाता 1। तो दो ही जोड़े संभव है मेरे बच्चे। कितने जोड़े संभव है? दो ही जोड़े संभव। मेरे बच्चे ये सवाल है यूपीएससी सी सेट 2020 का। अब आप देख के समझ गए होंगे कि सीडीएस में कैसे सवाल आते हैं और सी सेट में कैसे चीजें मिसमैच मतलब मैचिंग होती है। कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। मतलब ऐसे कितने नंबर है जिनके वर्गों का अंतर 63 है। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र को हम लिख देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी।
तो एक टुकड़ा ले लेंगे मेरे बच्चे हम 63 और एक हम ले लेते हैं 21 3 63, एक हो जाता है 9 7 63। या कुछ और भी है पेयर बताइए, क्या इसके अलावा भी 63 को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं? तो 1 2 से जाएगा नहीं, 3 3 का 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो पूछा कितने पेयर पॉसिबल होंगे, तो आंसर होगा 3 पेयर पॉसिबल होंगे, यानी ऑप्शन है। तो ये सवाल है मेरे बच्चे सी सेट 2024 का, बिल्कुल अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। सवाल में पूछा प्रथम 7 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से 3 संख्याएं, यानी 7 पहले 7 पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं मेरे बच्चे कुल मिला के आपको लेनी है। और कहानी ये है कि x जो है ना वो बड़ा होना चाहिए y के डबल से, और 2y बड़ा होना चाहिए z के ट्रिपल से। तो कह रहा है यार एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं यहां जेड की वैल्यू 1 ले लेता हूं जेड की वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो यह आ जाएगा 3। तो नेचुरल है मुझे y की वैल्यू तो क्या लेनी पड़ेगी, एक लेने से तो बात बनेगी नहीं, दो लेनी होगी, दो दूनी 4, तो y की वैल्यू होगी 2। तो ये एक लेने से 3 आ गया, ये 4 आ गया। आपने कहा जी ठीक है। तो x की वैल्यू में क्या रख सकता हूं मेरे बच्चे, तो x की वैल्यू में 5 भी रख सकता हूं, x की वैल्यू में 6 भी रख सकता हूं, और x की वैल्यू 7 भी रख सकता हूं। यानी x y z के 3 पेयर तो ये पॉसिबल हो गए, ये x, ये y और ये z। यानी मैं z की वैल्यू 1, y की 2, x की 5, 1 2 6 1 2 7। अब अगला काम हम एक काम ये भी कर सकते हैं क्या, कि सर हम z की वैल्यू तो 1 ही ले लें, लेकिन y की वैल्यू 2 की जगह 3 बदल दें। तो 1 लेंगे तो 3 एकम 3, अगर हम यहां y की वैल्यू 2 की जगह 3 लिख देंगे, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू 7 ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 से 7 तक की वैल्यू लेनी थी, पेयर पॉसिबल है। तो 137, 137। तो उसने हमसे यही पूछा था कि यार एक्स वाई और जेड के कितने मान संभव है, यानी इस पेयर के कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो देख के बताइए एक्स वाई जेड की इनके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल दिखाई दे रही है आपको? भाई अगर हम जेड सबसे छोटा 1 ले लेते हैं तो ये 3 आएगा, तो वाई को 2 लेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये 3 ये 4, तो यहाँ 5 भी रख सकते हैं, 6 भी, यहाँ 7 भी। लेकिन अगर यहाँ 1 रखें, यहाँ 2 लें, तो इस तरह से। अगर कोई भाई कहे कि नहीं जी मैं जेड को ही 2 लेना चाह रहा हूं, तो देखो उसमें दिक्कत क्या है, जेड 2 ले लोगे तो 2 3 6, तो वाई को क्या लें, नेचुरल है वाई को वैल्यू 6 से बड़ी लेनी होगी, तो सर हम यहाँ 4 लेनी पड़ेगी, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। तो एक्स का मान 8 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स का मान 1 से 7 में संभव है। इसलिए मेरे बच्चे इसके केवल और केवल 4 जोड़े संभव है, 1 2 3 4, ऑप्शन डी। अंकित गुप्ता बार बार कमेंट कर रहे हैं सर ऐप पर सी सेट की क्लास नहीं चल रही है। मेरे बच्चे ऐप अपडेट हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। जिन भी भाइयों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऐप में, क्योंकि अपडेट हुआ, तो उसका एक बेटर तरीका यह है कि आप एक बार ऐप को या तो फोन को स्विच ऑफ करके फिर ऑन करिए और ऐप को अपडेट कर लीजिए, या फिर आप ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे बच्चे सवाल है सीसैट 2021 का, द सम ऑफ 5 कंजुकेटिव इंटीजर्स कैन बी 100। कह रहा है क्या लगातार 5 लगातार पूर्णांकों का जोड़ 100 हो सकता है? देखिए मेरे बच्चे, 5 लगातार पूर्णांक जब भी आप लेंगे, तो मान लीजिए ये पूर्णांक अगर x+1 है, तो ये x+2 होगा, ये x+3 होगा, ये x+4 होगा,
ये x+5 होगा। अगर मैं कहूं कि सबको जोड़ दो तो x x x x 5x आया, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 है, ये आया जोड़। अब कितने पूर्णांक थे? 5, 5 से भाग दे देंगे ना, तो 5 एकम 5 यानी x और 5 3 15। तो 5 पूर्णांकों का योग दे रखा और उसे 5 से भाग देते हो तो हमेशा बीच वाला पूर्णांक आ जाता है आपका। तो ऐसे ही मेरे बच्चे सवाल में वो कह रहा है कि भाई 5 पूर्णांकों का योग है 100, तो 100 को 5 से भाग दे देंगे मेरे बच्चे तो बीच का पूर्णांक आ जाएगा 20। तो ये 20 होगा, ये 18, ये 19, ये 21, ये 22। तो उसने कुछ पूछा नहीं है, उसने तो ये कहा कि क्या ये संभव है कि भाई 5 पूर्णांकों का योग 100 हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा भाई। 5 पूर्णांकों का योग वो सब कुछ संभव है जो 5 से भाग हो जाए, है ना। अगर 5 से भाग हो गया तो संभव है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। कहता है कि क्या 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट उनके जोड़ के बराबर हो सकता है? मतलब वो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर लिए मैंने ए बी और सी, लेकिन ध्यान रहे ये तीनों के तीनों कंजुकेटिव होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, कंजुकेटिव होने चाहिए, कंजुकेटिव होने चाहिए। खास विशेषता इनमें यह होनी चाहिए कि इनका जब जोड़ करें तो इनके प्रोडक्ट के बराबर है। कह रहा जो इनका जोड़ हो वही मेरे बच्चे इनका प्रोडक्ट है। तो कह रहा क्या क्या पॉसिबल है। जैसे मैं 1 2 और 3 ले लेता हूं, अगर इन्हें जोड़ेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा? 6, 3 2 5 और 1 6। और इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करें तो 3 गुना 2 गुना 1 तो भी आया 6। यानी एक ही जोड़ा आपकी नजर में ऐसा दिख रहा होगा जिनका मल्टीप्लाई करें या सम करें तो बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में माइनस तो कहीं ले आ नहीं जा सकता, वो तो 1 से शुरू होगी मेरी बात। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम, बिल्कुल हो सकता है। और उसने पूछा था क्या हो सकता है, तो जवाब है हाँ। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, नहीं ऑप्शन सी यूपीएससी सीसेट 2021 का सवाल है। अब यही सेम सवाल मेरे बच्चे यहां नेचुरल नंबर में था और आगे है वो इंटीजर में। यहां 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो सकता है। ये सवाल सीसेट 2022 ने पूछा। पीछे वाला सवाल ध्यान देंगे तो सीसेट 2021 का था, है ना। सेम ही सवाल है, यहां नेचुरल नंबर लिया है, यहां पूर्णांक लिया है। कह रहा है कोई भी 3 पूर्णांक लेते हैं तो उनको जोड़े और उनको प्रोडक्ट करें तो क्या ये आपस में बराबर आएंगे? ये सवाल में पूछ रहा है, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, वो 1 2 3 4 5 6 ये रहती है। लेकिन इंटीजर जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। यानी इंटीजर में दोनों चीजें शामिल है सूरज भाई। तो क्या किया जाए? तो समझना यह है कि एक तो 1 2 और 3,
1 गुना 2 गुना 3, मल्टीप्लाई करोगे 6 और जोड़ोगे तब भी 6। 1 -1 -2 -3, -1 -2 -3, देखो जोड़ोगे तब भी -6 आया, गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस है तो -6, 2 पेयर हो गए। अब मेरे बच्चे एक सेटिंग हो सकती है 0 पे, बीच वाला डिजिट 0 ले लो, बीच वाला इंटीजर, ये वाला -1 ले लो, ये वाला +1 ले लो। देखो रेगुलर हो गए, जोड़ोगे तो आएगा 0, क्योंकि +1 से -1 कट गया, और -1 गुना 0 गुना +1, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो भी 0 आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो मेरे बच्चे 1, 2 और 3, तो इसके 3 जोड़े संभव है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, x + y + z बराबर 6, तो कहता है कि x y और z को कितने मान संतुष्ट करते होंगे जहां x y और z तीनों के तीनों नेचुरल नंबर है। मेरे बच्चे तीनों के तीनों मान नेचुरल नंबर है, तो x y z की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो इसका एक तरीका है, मैं x को 1 रख लेता हूं, आपने कहा ठीक है, इसको भी 1 रख लेता हूं, 1 और 1 2, तो ये क्या लेना होगा 4, इसको 1 रखते हैं, इसको 1 की जगह 4 रख लेते हैं, ये 1। या तरीका ये है कि इसे पहले फिक्स कर दिया, अब इसको 1 किया तो ये 4, अब यहां 2 करेंगे तो सर 3 लेना होगा, अब ये 1 है तो यहां मेरे बच्चे 3 करोगे तो 3 और 1 4, तो यहां 2 लेना होगा, 1 और 4 5, तो यहां 1 लेना होगा। यानी यहां पे मेरे बच्चे अगर x की वैल्यू 1 लेके चलता हूं तो ये तरीके मेरे पास पॉसिबल है। अगली बात, अगर मेरे बच्चे मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो x की वैल्यू 2 ले लूं तो आप कहेंगे यहां 1 रख लेते हैं, तो 2 और 1 3, तो इसको जड़ को क्या लेना होगा 3, क्योंकि जोड़ 6 लाना है। ये 2 फिक्स कर दिया, यहां 2 ले लेते हैं, तो 2 और 2 4, तो यहां कितना आ जाएगा 2 6, यहां 2 ले लेते हैं, यहां 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 5, तो ये क्या है मेरे बच्चे 6। अब यहां 2 ले लेते हैं तो यहां 4, तो ये 0 तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहा उसने, तो नेचुरल नंबर 0 होता ही नहीं। अगला पेयर बनाते हैं कि सर अगर मान लीजिए x की वैल्यू 3 ले लें, तो भाई ये 3 ले रहे हो तो y की वैल्यू 1 ले सकते हो, 3 और 1 4, तो ये आया 2। अगर ये 3 है तो इसको 2 ले सकते हो, 3 और 2 5, तो ये कितना आया 1। बिल्कुल ठीक है जी। और कुछ पॉसिबल है जी? नहीं। अब अगर x की वैल्यू 4 ले लें तो सर 4 लेते हो तो इसे 1 5 ले लो, तो ये 1 6। यही तरीके मेरे बच्चे कुछ और है। तो मेरे बच्चे 1 तरीका, 2 तरीका, 3
4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 10 तरीके से ये संख्या संभव है। सी सेट 2019 का क्वेश्चन। कितने तरीके से? 10 तरीकों से संभव। मैं आगे जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा तब इस बात को बताऊंगा भी कि मेरे बच्चे अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ कुछ दे रखा हो, लेट से 6 दे रखा है, और ए बी सी नेचुरल नंबर दे रखे हो, प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हो, प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हो, तो इसका एक सोट्रिक भी बनती है। क्या बनती है मेरे बच्चे? सोट्रिक भी बनती है। तो इसमें एक पंगा क्या रहता है कि n लिया जाता है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, डिजिट या नंबर जो, और r जो लिया जाता है वो नंबर या नंबर लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट। अंक है तो भाई, नहीं तो अगर संख्याएं लिखी जाएंगी तो संख्याएं। तो इसका एक फार्मूला होता है कि कितने केस पॉसिबल है, तो n-1 सी r-1। जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा तो वहां इनके शॉर्ट नोट्स भी आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे n की वैल्यू यहाँ क्या है? 6 अंकों का योग, मतलब सारी संख्याओं का योग 6 था, 6 में से एक गया 5। r की वैल्यू क्या है? 3, भाई 3 डिजिट है, तो 3 में से एक गया 2। तो 5c2 का फार्मूला होता है, NCR का फार्मूला होता है मेरे बच्चे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। उससे भी सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इन बातों पर हम चर्चा करेंगे जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मेरे बच्चे, रोज आपको क्लास नोट्स हम देते हैं, है ना, और स्मार्ट नोट्स भी हम ही बना के देंगे, चिंता मत करिए। देखिए मेरे बच्चे, कहानी को समझना क्या कह रहा है। अगर आप समझ सको तो एक बात बताना। मैं ये कह रहा हूं यार, a-13 बराबर है b प्लस 12। तो मेरे बच्चे बताना, दोनों में कौन, ए और बी में कौन बड़ा है? ए और बी में कौन बड़ा है? तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी कहेगा सर ए बड़ा है। क्यों? क्योंकि ए में से 13 घटाने के बाद जो वैल्यू बची और बी में 12 जोड़ने के बाद जो वैल्यू बची वो बराबर है। यानी ए तो बहुत ज्यादा है, ए में से 13 घटाना पड़ेगा और फिर बी में कुछ जोड़ो तब इसके बराबर आ पाता है। तो ऐसे सवालों में ये दिखा करो कि बड़ी वैल्यू किस में से घटा रही है। जैसे यहां ये 2020 का सवाल है, पी में से 2016 घटाया, यहां क्यू में जोड़ा और आर में 2018 घटाया और फिर एस में जोड़ा।
तो कह रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मेरे बच्चे आपको ये समझना चाहिए यहां पे कि P से 2016 घटा है, Q में 2017 जोड़, तो Q में तो जोड़ के वैल्यू आ रही, P से घटा के आ रही है। R में से 2018, तो 2016 2018 में बड़ा कौन सा है 2018, तो R में से बड़ी वैल्यू घटा रहे तब इनके बराबर आ रही है, यानी मेरे बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू R की होगी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी कोई दो अंकों की संख्या ए बी, इसके अंकों के क्रम को पलट दिया बी ए, तो कहता है इनका अनुपात हो जाता है 4:7। तो मुझे आप सिर्फ ये बताना ए बी की वैल्यू क्या हुई प्लेस वैल्यू की फॉर्म में 10a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या हुई जी 10b प्लस ए। कहता है जी ये रेशियो जो है 4/7, 7 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 70a जमा 7b 40b जमा 4a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह आया 66a और यह आया 33। तो a अपॉन b का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो 1/2 है। इसका मतलब ये बना कि a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है तो मेरे बच्चे b की वैल्यू 2 है। अब कह रहा है ऐसे कितने युग्म संभव है, तो मेरे बच्चे नंबर है ए बी, जो डिजिट यहां लोगे उससे डबल यहां लेना होगा। अगर यहां 1 लिया तो यहां 2 लेना होगा, यहां 2 लोगे तो यहां 4 लेना होगा, यहां 3 लोगे तो यहां 6 लेना होगा, यहां 4 लोगे तो यहां 8 लेना होगा, यहां 5 लोगे तो यहां 10। लेकिन 10 तो डिजिट ही नहीं है, 10 तो एक संख्या हो गई, इसलिए मेरे बच्चे 5 यहां से कट जाएगा और हमारा जवाब होगा कि 1 2 3 4। ये सर केवल और केवल 4 ही संख्याएं पॉसिबल है। केवल और केवल मेरे बच्चे कितनी संख्याएं पॉसिबल है, 4 संख्याएं पॉसिबल है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है यार पी और क्यू दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, पी और क्यू दोनों के दोनों मेरे बच्चे पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। साथ में ज्ञान दे रहा है क्या कि भाई पी प्लस क्यू जो है वो के बराबर है, और के का सबसे लघुत्तम मान बताना है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको के की बतानी है। दैट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली, यानी के की वो सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ के बताओ जो पी और क्यू को यूनिक ना बना सके, पी और क्यू को यूनिक ना बना सके, यूनिक बना सके नहीं, यूनिक ना बना सके। तो कह रहा बताओ, तो पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 3। तो मान लेते हैं कि क्यू की के की वैल्यू 3 है। आप कहें जी आपने 4 5 6 में कोई क्यों नहीं उठाया, इसलिए क्योंकि के की मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है तो मैं के की वैल्यू 3 लेता हूं। अगर मैं के की वैल्यू 3 लेता हूं तो भाई ये डिजिट में 1 ले लेता हूं, तो ये डिजिट में 2। तो मुझे बताओ पी और क्यू की क्या कोई और वैल्यू पॉसिबल है। आप कहेंगे देखिए सर पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर्स है दोनों, तो 1 2 3 4 5 यही सब वैल्यू ले सकते हैं पी क्यू की।
दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो Q है वो P से बड़ा होना चाहिए, Q P से बड़ा होना चाहिए। तो भाई 3 के क्या एक और 2 के अलावा कोई और 2 टुकड़े कर सकते हैं? आप कहेंगे 2 1, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि P बड़ा हो गया, जबकि मुझे Q बड़ा रखना है। तो इसका मतलब अगर मैं 3 वैल्यू लेता हूं ना, तो P और Q की यूनिक वैल्यू आएगी, यानी इनके अलावा और कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, यूनिक वैल्यू हो जाएगी। जबकि सवाल करा भाई यूनिक मत बता, यूनिक मत बता, ये बता यूनिक कब नहीं होगी। तो 3 पे तो नहीं होगी। अब अगला ऑप्शन लेते हैं 4। मान लेते हैं जी बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 ले लेते हैं। अगर 4 ले लेते हैं तो 2 और 2 ले लेते हैं, 1 और 3 ले लेते हैं। तो सर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि सर Q बड़ा होना चाहिए P के, Q बड़ा होना चाहिए P से बराबर नहीं, तो यहां तो बराबर हो गया, इसलिए हट गया। तो केवल और केवल एक ही तो वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 3। आप कहें 3 1, तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि Q छोटा हो जाएगा। तो यानी 4 लेते हैं तो भी यूनिक ही वैल्यू निकल के आती है, यूनिक ही वैल्यू निकल के आती है। अगला ऑप्शन लेते हैं 5। 5 ले तो भैया 1 और 4 बिल्कुल ठीक है। और सर 2 और 3 भी तो सेटिस्फाई कर रही है। और देखो कंडीशन यही थी कि Q बड़ा होना चाहिए P से बड़ा है दोनों जगह। तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर जो होगा ना वो 5 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम K की सबसे छोटी वैल्यू 5 लेते हैं तो यहां P और Q यूनिक नहीं हो पाएगा, बल्कि P और Q के 2 पेयर पॉसिबल होंगे या 2 केस पॉसिबल हो जाएंगे। और उसने ये कहा था P और Q जहां पे यूनिक ना बने, तो 5 पे यूनिक नहीं बनेंगे, 3 पे बन जा रहे हैं, 4 पे। आप कहें 6 पे क्यों नहीं चेक करें? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसने कहा था लघुत्तम मान ज्ञात करिए, सबसे छोटा मान बताइए। तो जब सबसे छोटा मान पूछा है तो हम बड़े मान पे क्यों जाए? मेरे बच्चे एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1। एक्स और वाई एक के अलावा धन पूर्णांक है। एक्स और वाई पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं 1 से 2 से 3 एंड सो ऑन। लेकिन कह रहा है एक के अलावा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आप एक नहीं ले सकते, 2 3 4 5 6 से आगे ले सकते हैं। और कहता है वाई जो है वो एक्स से बड़ा है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई एक्स से बड़ा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे बड़ी संख्या को निरूपित करता है? एक्स इंटू वाई। भाई मैं कोई भी नंबर चेक करता हूं, मैं 2 और 3 चेक कर लेता हूं, तो वाई का मान 3 ले लेता हूं, एक्स का मान 2। तो 3 गुना 2 कितना आया मेरे बच्चे? 6। कहता वाई बाई एक्स 3/2 कितना आया जी? 1.5। यहां कह रहा है एक्स बाई वाई, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, ये तो 1 से छोटी रहेगी, 0.6। और यहां मेरे बच्चे कह रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू 3 है ना, माफ करिए, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू, अरे हद, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। तो यह है मेरे बच्चे 5/6। 5/6 भी जो होगा वो 1 से छोटा होगा। 5/6 1 से तो छोटा हुआ है ना, 0.8 के आसपास आएगा।
तो उसने पूछा था इनमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या कौन निरूपित करता है, तो मेरे बच्चे डायरेक्ट ए ही दिखाई दे रहा है। आप दो ही वैल्यू रख के चेक कर लो, तो ए ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे सी सेट 2018 का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 8 है। तो आपने बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है या सही है। पहली स्टेटमेंट बोथ x एंड y मस्ट बी। मैंने कहा था जब भी ये मस्ट वगैरह वर्ड आए तो समझदार हो जाइए। मस्ट बी पॉजिटिव, कहता है ये जरूरी है कि x और y दोनों पॉजिटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको x की वैल्यू 1 लिख देता हूं और y की वैल्यू -7 ले देता हूं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 7, 7 और 1 8 बन गया। ये भी कहानी सेट हो रही, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं सेकंड में। ये जो मस्ट ऑलवेज वर्ड है ना, यही घुमाते सवाल। कहता है अगर x पॉजिटिव होगा तो y मस्ट भी नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव लेना होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहता है x अगर पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव लेना होगा, बिल्कुल नहीं। x को मैं 9 ले लेता हूं और y को मैं 1 ले लेता हूं, तो 1 रखेंगे, 9 में से 1 गया, 8 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। तो कतई जरूरी नहीं है कि y नेगेटिव हो, y पॉजिटिव भी ले सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। थर्ड पे आते हैं। कहता है कि अगर x नेगेटिव है, मान लेते हैं x की वैल्यू -1 है, तो कहता है y मस्ट बी पॉजिटिव। तो y का मान हर हाल में पॉजिटिव होना जरूरी है, तो ही ये आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं y का मान पॉजिटिव लेता हूं तो मेरे बच्चे पॉजिटिव लूंगा तो कभी भी नहीं बनेगा 8, क्योंकि y पॉजिटिव लूंगा तो बाहर माइनस है, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव करोगे तो जोड़ के आंसर भी तो नेगेटिव आएगा, 8 आएगा ही नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो मेरे बच्चे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, नाइदर वन नाइदर नोर टू नोर थ्री, यानी तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, y 40 से कम या उसके बराबर है। बस मैं कह रहा ऑलवेज जो भी है। अच्छा, नो नो, तो x इज ग्रेटर देन y, तो x हमेशा ही y से बड़ा होगा, ये जरूरी तो नहीं। गलत। क्यों? क्योंकि सर y की वैल्यू 40 है और x की वैल्यू 25 के बराबर। हाँ, 25 के बराबर से बड़ा है, ठीक है, वो हम बताया जा सकता है। y माइनस एक्स 15 से बड़ा होगा, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं, छोटा क्यों होगा, इससे 15 से बड़ा भी हो सकता है। x की वैल्यू 25 के बराबर या उससे बड़ी है, तो मैं 500 ले लेता हूं। अच्छा, कौन सा सही है? देखिए मेरे बच्चे, सी सेट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की एक लाइन बहुत प्यारी है और वो है ऑलवेज, सदैव। यहीं से सब कुछ डिफाइन हो जाएगा इस ऑलवेज वर्ड से। सवाल में कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है, यानी 25 ले सकते हो, 26 ले सकते हो, 27 ले सकते हो, एंड सो ऑन। और y की जो वैल्यू है ना, वो 40 ले सकते हो, 39 ले सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 40, 38 ऐसे ले सकते हो। यानी y की वैल्यू आपको ऐसी चाल में देनी पड़ेगी।
अब शब्द देखना, ऑलवेज, ऑलवेज शब्द जबरदस्त है ना। तो पहला ही सवाल है x इज ग्रेटर देन y, कि भाई x का मान y से बड़ा होगा। x का मान y से बड़ा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। मैंने ये 25 ले लिया, ये 40 ले लिया, तो x तो बड़ा नहीं होगा 25 से। तो उसने ऑलवेज शब्द लिखा है ना, काट दिया। कह रहा y माइनस एक्स जो होगा, y माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा 15 से बड़ा होगा। ऑलवेज शब्द जहां लिखा है मुझे उसे गलत प्रूफ करना है बस। तो भाई y माइनस एक्स 15 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 15। मैं इसको सिद्ध कर देता हूं कि नहीं होगा। कैसे भाई, ये बताओ, मैं y की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 28 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि 40 से छोटा होना चाहिए। और x की वैल्यू मैं 27 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये तो वैल्यू 1 आ गई, तो क्या 1 हमेशा 15 से बड़ा होगा? नहीं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी मेरे बच्चे गलत है, बी स्टेटमेंट भी गलत है। डी पे आते हैं अभी। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। कहता है x प्लस वाई जो होगा ना, वो हमेशा ही मेरे बच्चे 65 से बड़ा या 65 के बराबर होगा। ये भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है मेरे बच्चे? कि भाई y की वैल्यू 40 से छोटी मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं 5 ले लूं, और x की वैल्यू मैं 25 ले लूं। भाई जो उसने कंडीशन दी वही तो ले रहा हूं, तो 25 जमा 5 30। तो ये तो 65 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मैं फिर अपनी बात समझाता हूं, दोहराता हूं। जहां ऑलवेज वर्ड लिखा है ना, वहां आपको उल्टी चाल चलनी है, यानी प्रूफ क्या नहीं हो सकता उस पर आइए। अब आते हैं ऑप्शन सी। कहता है y माइनस एक्स हमेशा ही 15 से छोटा होगा। ध्यान देना, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स मेरे बच्चे हर हाल में 15 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू छोटी से छोटी 25 ले सकते हो, और y की वैल्यू बड़ी से बड़ी क्या होगी? 40। तो 40 में 25 गया 15। एक्चुअल में y की वैल्यू 40 से छोटी जाएगी और x की वैल्यू 25 से बड़ी होगी, तो धीरे धीरे डिफरेंस कम होता चला जाएगा, है ना। धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जाएगा। कुछ जगह होगा कि x की वैल्यू y से बड़ी चली जाएगी, तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। और 15 के बराबर या 15 से छोटा होना मतलब माइनस की सारी वैल्यू समेट लेगा। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। थैंक यू भाई सूरज चौहान जी। सर आपसे पढ़ने के बाद आसान लगने लगा है मैं, थैंक यू भाई। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मेरे बच्चे।